नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। तालिबान के काबुल पर अधिकार स्थापित करने के साथ ही राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश से पलायन किया। भारत के 4 और आर्द्रभूमि स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर सूची में शामिल। टाटा पावर सोलर लेह में 386 करोड़ रुपए की बैटरी भंडारण प्रणाली परियोजना स्थापित करेगा। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार कुछ दबावग्रस्त इकाइयों के लिए कोई प्रभावी समाधान उपलब्ध नहीं। सरकार निर्यात वृद्धि को गति प्रदान करने के लिए विदेशी मिशनों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने की योजना बना रही है। और अब खबरें विस्तार से। तालिबान के काबुल पर अधिकार स्थापित करने के साथ ही राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश से पलायन किया। तालिबान पर काबुल में राष्ट्रपति भवन पर आधिपत्य स्थापित कर लेने के बाद उसने अफगानिस्तान में युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी है। तालिबान ने स्पष्ट किया है कि वो शीघ्र ही एक नया इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान घोषित करने की योजना बना रहा है। 9/11 हमले के बाद तालिबान पर अमेरिकी प्रतिक्रिया के बाद लगभग 20 वर्ष के बाद ये पहला अवसर है जब तालिबानी लड़ाकों ने शहर में प्रवेश किया। तालिबान ने पहली बार वर्ष 1996 में राजधानी पर नियंत्रण स्थापित किया था। आइए अब आपको बताते हैं कि वर्तमान अफगानिस्तान के इस संकट के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं। इसमें सबसे पहला कारण है अमेरिका की वापसी। अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी की घोषणा के बाद तालिबान ने अपनी गतिविधियां तीव्र करनी आरंभ कर दी थी। अफगानिस्तान में 31 अगस्त तक अमेरिकी सैन्य मिशन समाप्त हो जाएगा। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति एक सामरिक दायित्व तथा एक निरर्थक निवेश बन गई थी। इससे अफगानिस्तान में मूलभूत राजनीतिक और सैन्य गतिशीलता को रूपांतरित करने की क्षमता समाप्त हो गई थी। और दूसरा कारण था तालिबान की क्षमता। तालिबान के पास लगभग 75,000 निर्जातीय आधार पर संगठित लड़ाके हैं। इसके अलावा तालिबान को बाह्य स्रोतों से भी आर्थिक सामरिक सहायता प्राप्त होती है। तीसरा कारण है लोकतांत्रिक मूल्यों का अभाव। देश में प्रशासन में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार और छल कपट व्याप्त था। इसकी वजह से वहाँ लोकतंत्र कभी भी मजबूत नहीं हो सका। अफगानिस्तान के सामान्य नागरिक सरकार के सैन्यवादी स्वरूप को स्वीकार नहीं कर पाए। और चौथा कारण था विकासवादी सहयोग की विफलता। देश को प्राप्त होने वाली सहायता कोई सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने की बजाय खर्च का कारक बन गई थी। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। भारत की 4 अन्य आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में रामसर सूची में शामिल किया गया है। गुजरात और हरियाणा दोनों राज्यों से 2-2 आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया है। इसी के साथ भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 46 तक पहुँच गई है। ये आर्द्रभूमियां कुल 1,83,322 हेक्टेयर भू क्षेत्र में विस्तारित है। इन नई आर्द्रभूमियों के रूप में शामिल स्थल है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, गुरुग्राम, हरियाणा। इस स्थल की ब्रिटिश पक्षी विज्ञानी पीटर मिशेल जैक्सन द्वारा खोज की गई थी। ये राष्ट्रीय उद्यान अधिवासित शीतकालीन प्रवासी और स्थानीय प्रवासी जल पक्षियों की 220 से अधिक प्रजातियों के अस्तित्व का समर्थन करता है। यहाँ सोशिएबल लैपविंग यानी टिटहरी जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और एंडेंजर्ड इजिप्शियन गिद्ध सहित अन्य संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं। और दूसरा है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर, हरियाणा। ये वर्ष 2009 में स्थापित मानव निर्मित ताजे जल की आर्द्रभूमि है। संकटग्रस्त प्रजातियों में स्टेपी ईगल, ब्लैक बेलेट ट्रेन और एंडेंजर्ड इजिप्शियन गिद्ध आदि शामिल हैं। 250 से अधिक पक्षी प्रजातियां संपूर्ण वर्ष अभ्यारण्य का उपयोग विश्राम और आश्रय स्थल के रूप में करती हैं। और गुजरात की आर्द्रभूमि है थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, अहमदाबाद। ये वर्ष 1912 में बड़ौदा के महाराजा के तत्वावधान में सिंचाई के लिए निर्मित एक प्राचीन जलाशय है। ये मध्य एशियाई फ्लाईवे यानी पक्षियों के उड़ान मार्ग पर स्थित है। संकटग्रस्त जल पक्षी प्रजातियों में क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्वेत पुट्ठे वाला गिद्ध और सोशिएबल लेपविंग और वल्नरेबल सारस बगुले, लेसर व्हाइट फ्रंटेड गूज आदि शामिल हैं। और दूसरा है वाधवाना आर्द्रभूमि, वडोदरा, गुजरात। वाधवाना 1 सदी पुराना सरोवर है। इसका निर्माण तत्कालीन राजा गायकवाड़ ने वर्ष 1909-10 में करवाया था। इस जलाशय का जल ग्रहण क्षेत्र 860 वर्ग किलोमीटर है। इसकी ओरसंग नदी से जलापूर्ति होती है। ये भी मध्य एशियाई फ्लाईवे पर स्थित है। इनमें कुछ संकटग्रस्त या निकट संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल हैं, जैसे पलास फिश
फिश ईगल जो कि एंडेंजर्ड है, कॉमन पोचार्ड जो कि वल्नरेबल है, नियर थ्रेटेंड प्रजातियों में डॉल्मेशियन पेलिकन, धूसर सिर वाला फिश ईगल शामिल है। आर्द्र भूमियों पर रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित एक अंतर सरकारी संधि को अपनाया गया था। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों को ऐसे जल क्षेत्र के रूप में परिभाषित करता है जो दलदली, पंक भूमि, पीठ भूमि और जल भरण वाले क्षेत्र, चाहे वे प्राकृतिक अथवा कृत्रिम, स्थायी अथवा अस्थायी, पूर्णकालिक अथवा अल्पकालीन, आर्द्र, स्थिर अथवा प्रवाहित जल तथा ताजे या लवणीय जल क्षेत्र हों, जिसमें वे समुद्री जल के क्षेत्र भी शामिल हैं जिनकी गहराई निम्न ज्वर के दौरान 6 मीटर से ज्यादा नहीं होती है। आर्द्र भूमियों के विभिन्न प्रकारों में समुद्री या तटीय आर्द्र भूमि, अंतर्देशीय आर्द्र भूमि और मानव निर्मित आर्द्र भूमि शामिल है। आर्द्र भूमियों के प्रमुख लाभों की बात करें तो बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण, तटरेखा स्थिरीकरण और महोर्मी संरक्षण, जलीय कृषि, जैव विविधता भंडार और सांस्कृतिक मूल्यों में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि से संबंधित है। इसमें हम बात करेंगे ऊर्जा क्षेत्र की। टाटा पावर सोलर सिस्टम लेह लद्दाख के फ्यांग गांव में 50 मेगावाट प्रति घंटा की क्षमता से युक्त सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्र का निर्माण करेगा। इसी के साथ 50 मेगावाट प्रति घंटा की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना भी आरंभ की जाएगी। ये भारत की पहली सह अवस्थित व्यापक बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली होगी। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ऐसे उपकरण हैं जो सौर तथा पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा का संग्रहण सक्षम बनाते हैं और उसके बाद उसे जिस समय ग्राहकों को सबसे अधिक विद्युत की जरूरत होती है तब ये ऊर्जा को उपभोग के लिए विमुक्त कर देते हैं। मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक कारों में लिथियम आयन बैटरियों का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में ये बैटरियां व्यापक पैमाने पर संयंत्रों के लिए प्रमुख भंडारण तकनीक है। इससे विद्युत ग्रिड को नवीकरणीय ऊर्जा की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। प्रमुख ग्रिड ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों में बैटरी, पंप जल विद्युत भंडारण, संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण, तापीय भंडारण, हाइड्रोजन फ्लाई व्हीकल्स आदि शामिल हैं। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लाभ ये हैं कि ये भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, बैटरियों के साथ साथ ईंधन के आयात में होने वाले व्यय में कमी करेगा, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगा और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा। हालांकि भारत के लिए इसमें चुनौतियां हैं। परियोजना को वित्तीय व्यवहार्यता प्रदान करना, तकनीकी चुनौतियां, भूमि अधिग्रहण जैसे अवसंरचना संबंधी मुद्दों का समाधान करना, लिथियम आयन कोबाल्ट का कम खनिज भंडार आदि। सरकार द्वारा परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, संयोजित, साझा, सतत और समग्र गतिशीलता पहलों को बढ़ावा देना है। अगली खबर पेपर 3 के ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार कुछ दबावग्रस्त इकाइयों के लिए कोई प्रभावी समाधान उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने संसदीय समिति को दबावग्रस्त कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थिति के बारे में सूचित किया है। आपको बता दें कि मार्च 2017 में सरकार द्वारा 34 कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं को दबावग्रस्त माना गया था। उनमें से 7410 मेगावाट के 7 संयंत्रों के लिए कोई प्रभावी समाधान संभव नहीं है। ताप विद्युत परियोजना के दबावग्रस्त होने के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं, जैसे कोयला आपूर्ति से संबंधित मुद्दे। इसके अलावा वर्ष 2014 में उच्चतम न्यायालय द्वारा 204 कोयला खदानों को रद्द करने के बाद कई विद्युत परियोजनाएं पर्याप्त ईंधन आपूर्ति व्यवस्था नहीं होने की वजह से बाधित हो गई थी। विद्युत की मांग में मंद गति से हुई वृद्धि भी इसके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा भुगतान में विलंब करने की वजह से भी ये परियोजनाएं दबावग्रस्त हो गई हैं। साथ ही विनियामक और संविदात्मक मुद्दे और कुछ मामलों में विद्युत खरीद समझौते में चेंज इन लॉ प्रावधान की वजह से प्रशुल्क संबंधी याचिकाओं के अनुमोदन और अतिरिक्त प्रशुल्क की स्वीकृति में देरी की वजह से परियोजनाएं उत्पादन की लागत की वसूली करने में असमर्थ हैं। इस संबंध में कई उपाय भी किए गए, जैसे दबावग्रस्त संयंत्रों को कोयला लिंकेज की अनुमति प्रदान करने के लिए स्कीम टू हार्नेस एंड एलोकेट कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया शक्ति नीति में संशोधन किया गया। डिस्कॉम्स को पीपीएस को निरस्त न करने का परामर्श दिया गया है। सरकार निर्यात वृद्धि को गति प्रदान करने के लिए विदेशी मिशनों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने की योजना बना रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने समग्र निर्यात लक्ष्य, जो कि चालू वित्त वर्ष में $400 बिलियन था, इसकी प्राप्ति के लिए एक योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत विदेशों में देश के विभिन्न दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों द्वारा इस लक्ष्य प्राप्ति में योगदान अपेक्षित है। इसके तहत सूचित करना यानी व्यवसायों या निर्यातकों को सही जानकारी तक पहुँचने में मदद करना तथा परामर्श संबंधी और अन्य व्यवहारिक सहायता
सहायता करना शामिल है। इसके अलावा कनेक्ट यानी संयोजित करना, जिसमें भारतीय व्यवसायों या निर्यातकों को विदेशी खरीदारों, बाजारों और एक दूसरे से जोड़ना शामिल है। तीसरा एंकरेज यानी प्रोत्साहन शामिल है। इसमें उन व्यवसायों को प्रोत्साहित और प्रेरित किया जाना शामिल है जो निर्यात की क्षमता से युक्त हैं, लेकिन उन्होंने संचालन आरंभ नहीं किया है या अभी हाल ही में संचालन आरंभ किया है। निर्यात लक्ष्यों को उत्पाद के अनुसार, देश के अनुसार और क्षेत्र के अनुसार वर्गीकृत किया जा रहा है। वर्तमान में भारत का लगभग आधा निर्यात केवल 4 प्रमुख गंतव्य देशों अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात और हांगकांग को होता है। निर्यात का लगभग 60% हिस्सा इंजीनियरिंग सामग्री, रत्न और आभूषण, पेट्रोलियम एवं रासायनिक उत्पादों तथा फार्मास्यूटिकल से संबंधित है। इसमें विदेशी भारतीय मिशनों को भारतीय वस्तुओं के लिए 5 नए निर्यात गंतव्य देशों और निर्यात के लिए 75 नए उत्पादों को शामिल करने के लिए निर्देशित किया गया है। भारत के विदेशी मिशनों की इसमें काफी भूमिका है, क्योंकि ये सूचना देती हैं, ये जहां नियुक्त हैं उन देशों की आवश्यकताओं और मांगों का अध्ययन करती हैं और विदेशी बाजार पर उपयुक्त जानकारी प्रदान करती हैं। कनेक्ट के तहत ये स्थानीय निर्यातकों को विदेशी खरीदारों, बाजारों आदि से जोड़कर नए बाजार गंतव्य निर्मित करने में सहायता करती हैं और प्रोत्साहन के तहत ये आभासी बैठकों के लिए प्रवासी भारतीयों के समूह यानी डायस्पोरा ग्रुप्स गठित करके व्यवसायों को प्रोत्साहित और प्रेरित करती हैं। ये ब्रांड इंडिया के निर्माण में मदद करती हैं। पिछले वर्ष विदेश मंत्रालय ने आर्थिक अवसरों पर संसाधनों का एक व्यापक निक्षेप प्रदान करने और द्विपक्षीय आर्थिक संबद्धता को सुगम बनाने के लिए आर्थिक कूटनीति पर एक वेबसाइट लॉन्च की थी। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। तपस यानी ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज, उत्पादकता और सेवाओं को बढ़ावा देने वाला प्रशिक्षण। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान यानी NISD द्वारा संचालित एक पहल है। ये विषय से संबंधित विशेषज्ञों, अध्ययन सामग्रियों और व्याख्यान तक लोगों को एक पहुंच प्रदान करता है, लेकिन इस रीति से जिससे शिक्षण की गुणवत्ता से समझौता किए बिना उन्हें भौतिक कक्षा का विकल्प प्रदान किया जा सके। तपस मूक यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के लिए एक मानक प्लेटफॉर्म है। इसके तहत कोर्स सामग्री के रूप में फिल्माए गए व्याख्यानों और अध्ययन सामग्रियों को लोगों तक उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही इसके अंतर्गत मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की रोकथाम, जरा चिकित्सा यानी बुजुर्ग लोगों की देखभाल, जड़ बुद्धि वाले लोगों की देखभाल एवं प्रबंधन, ट्रांसजेंडर कल्याण और सामाजिक रक्षा जैसे विषयों पर 5 प्रकार के पाठ्यक्रमों को निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराया गया है। संवाद यानी सुभेद्य परिस्थितियों में बच्चों के लिए समर्थन, सहायता और मानसिक स्वास्थ्य उपाय और संकट कार्यक्रम। संवाद सपोर्ट, एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस फॉर चिल्ड्रन इन वल्नरेबल सर्कमस्टेंसेस एंड डिस्ट्रेस। संवाद कार्यक्रम के दूसरे चरण को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आरंभ किया गया है। प्रथम चरण के दौरान संवाद कार्यक्रम ने संकटग्रस्त बच्चों के लिए बाल संरक्षण कार्यकर्ताओं, टेली परामर्शदाताओं, शिक्षकों और कानून पेशेवरों सहित लगभग 1 लाख हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उन बच्चों के लिए एक संरक्षण तंत्र प्रदान करने में सहयोग किया है। संवाद एक राष्ट्रीय पहल और एकीकृत संसाधन है। ये बाल संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक देखभाल के लिए कार्य करता है। ये एक राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान निम्हांस के बाल और किशोर मनः चिकित्सा विभाग के अधीन तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा समर्थित है। ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक। पहली बार बिहार ने ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक को GPS ट्रैकर्स के साथ टैग करने का निर्णय लिया है, ताकि उनके संरक्षण के प्रयासों के तहत उनकी गतिविधियों की निगरानी की जा सके। ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक एक लंबी गर्दन और बड़े आकार वाला पक्षी है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की लाल सूची के तहत एंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा इसे भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में भी शामिल किया गया है। असम और कंबोडिया के बाद भागलपुर का कदवा दियारा बाढ़ का मैदान इन पक्षियों का विश्व में तीसरा सबसे प्रिय प्रजनन स्थल है। इसे स्थानीय रूप से गरुड़ के नाम से जाना जाता है। वे चूहों और अन्य कृषि कीटों का भक्षण करके किसानों की मदद करते हैं। जल मौसम संबंधी आपदाएं। गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में जल मौसम संबंधी आपदाओं की वजह से देश में लगभग 6800 लोगों की मृत्यु हुई है। सभी राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मृत्यु दर्ज की गई है। जल मौसम संबंधी आपदाएं वायुमंडलीय, जल विज्ञान संबंधी या समुद्र विज्ञानीय प्रकृति के कारण उत्पन्न होने वाली घटनाएं हैं। ये आजीविका और सेवाओं की क्षति, सामाजिक या आर्थिक व्यवधान या पर्यावरणीय क्षरण को बढ़ावा देती हैं। इसके प्रकारों में बाढ़, सूखा, चक्रवात, हिमस्खलन, हीट वेव और शीतलहर शामिल है।
CSIR अरोमा मिशन। 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर CSIR अरोमा मिशन ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ थ्रू SNT वेबिनार का आयोजन किया गया। ये मिशन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों को सुगंधित औषधीय गुण वाली फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इनमें लेवेंडर, गुलमेहंदी और लेमन ग्रास जैसे पादप और अश्वगंधा जैसे औषधीय पादप शामिल हैं। मिशन ने संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के लगभग 20 जिलों में लेवेंडर की खेती में अग्रणी होकर भारत की बैगन क्रांति की शुरुआत करने में मदद की है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि उन लाखों लोगों के संघर्ष और बलिदान की स्मृति में 14 अगस्त को अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिन्हें विभाजन की वजह से विस्थापन का सामना करना पड़ा था और जिनके जीवन की क्षति हुई थी। माउंटबेटन की 3 जून योजना के आधार पर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को शाही स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके तहत भारत को भारत और पाकिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र प्रभुत्व वाले राज्यों में विभाजित कर दिया गया था। इससे लाखों लोगों को पलायन का सामना करना पड़ा था और कई लोगों की जीवन की क्षति हुई थी। नवरोज पारसियों का नववर्ष। जरथुस्त्र पंचांग के प्रथम माह अर्थात फरवरडिन के पहले दिन को नवरोज यानी नए के लिए नव और दिवस के लिए रोज के रूप में मनाया जाता है। ईरानी पंचांग के अनुसार इसे प्रत्येक वर्ष वसंत ऋतु के विषुव यानी 21 मार्च के दिन मनाया जाता है, लेकिन शहंशाही पंचांग जिसे भारत में अपनाया गया है, इसके अनुसार इसे जुलाई अगस्त में मनाया जाता है। शहंशाही पंचांग की शुरुआत करने वाले फारसी शासक जमशेद की स्मृति में इसे जमशेद नवरोज के नाम से भी जाना जाता है। जरथुस्त्र धर्म एक विजातीय धर्म है। इसकी शुरुआत पैगंबर जरथुस्त्र या जोरोस्टर ने पारसियों की पवित्र पुस्तक जिंद अवेस्ता के साथ की थी। ये अहुर मजदा यानी अच्छी आत्मा और अंग्रमेन्यू यानी दुष्ट आत्मा के बीच विश्व विभाजन के दर्शन पर आधारित है। आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। हेती। हाल ही में हेती में आए 7.2 तीव्रता के भूकंप की वजह से लगभग 700 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। हेती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस हिस्पानियोला द्वीप का हिस्सा है। ये कैरिबियन सागर में ग्रेटर एंटिलीज का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी खोज पहली बार 1492 में स्पेनिश खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा की गई थी। ये क्षेत्र ताइनो लोगों की निवास स्थली भी रहा है, जो अब व्यापक स्तर पर अफ्रीकी दासों के साथ घुल मिल गए हैं। इससे पहले वर्ष 2010 में हेती में आए 7 तीव्रता के भूकंप में लगभग 2 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। ताइवान जलडमरू मध्य। हाल ही में आयोजित चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड में शांति और स्थिरता के लिए ताइवान जलडमरू मध्य का उल्लेख किया गया था। इससे पूर्व G7 वार्ता में तथा जापान तथा दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त वक्तव्य में भी इस पर चर्चा की गई थी। ताइवान जलडमरू मध्य की औसत चौड़ाई 180 किलोमीटर है। ये ताइवान को मुख्य भूमि चीन के फुजियान प्रांत से अलग करता है और दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ता है। इसे फार्मोसा जलडमरू मध्य के रूप में भी जाना जाता है। ये विश्व में जल क्षेत्र की सर्वाधिक निगरानी की जाने वाली पट्टियों में से एक है। ये जलडमरू मध्य चीन के जनवादी गणराज्य यानी मुख्य भूमि चीन और चीन गणराज्य यानी ताइवान के बीच एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र के लिए भी प्रचलित था। ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच एक विवाद का क्षेत्र भी रहा है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए, बेहद आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलिए और टीकाकरण अवश्य करवाइए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।